डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज कराने से? डरते हैं आप कि चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज हो गई तो पूरा बिहार जलने लग जाएगा? शर्म नहीं आती इन्हें? प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है। कारण है उसका भैया, बिहार में इलाज करा लेते तो इनको भी अपनी आंख गंवानी पड़ती, जैसे उन दर्जनों लोगों ने मुजफ्फरपुर में अपनी आंख गंवाई है। आपने चिराग पासवान को भी तोड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर आपने लगा लिया। इसको इसके परिवार से अलग करो, इसको इसकी पार्टी से अलग करो, इसको इसके पार्टी का सिंबल इससे छीन लो। उन्होंने कोई कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी चिराग पासवान को भी खत्म करने की। पर बार बार मेरे नेता, मेरे पिता इस बात को कहते थे कि जिसके साथ जनता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वही जनता का आक्रोश था जो 15 फरवरी को देखने को मिला। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि अरे चिराग पासवान की वजह से हम लोग हार गए, भाजपा ने हमको धोखा दे दिया, मिलकर चिराग पासवान का साथ दे दिया, ये दे दिया। भाई जितनी बार वो कहराते हैं कि चिराग पासवान की वजह से हम लोग हारे, उतनी बार वो मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि भैया चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी मजबूत है कि 15 साल के मुख्यमंत्री की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और अभी तो तीसरे नंबर की बनाया है, अगली बार देखिएगा आखिरी पायदान पर नोटा आपसे ऊपर होगा। ये इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता क्या आतंकी थे? क्या चिराग पासवान आतंकी है? क्या हम लोग पाकिस्तान से भेजे हुए एजेंट्स हैं? भाई अगर इतनी ही सक्रियता और इतनी ही मुस्तैदी अगर आप बिहार में तब दिखाएं जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं, इतनी ही पुलिस की तैनाती अगर आप तब करें जब जहरीली शराब का निर्माण बिहार की पंचायतों में होने लगा है, इतनी ही सक्रियता अगर आप तब दिखाएं हमारे गृह मंत्री जी जब अपराधी आकर दिन दहाड़े हमारे बिहार के लोगों पर गोलियां बरसा के चले जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उनकी आवाज को दबाने में पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में बिहार में मुझे बता दीजिए ना, कोई एक भर्ती बिना भ्रष्टाचार घूस दिए होती है? भर्ती ही नहीं, बिहार में कोई एक काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई सरकारी योजना का लाभ अगर किसी गरीब आदमी को चाहिए, कोई भर्ती अगर किसी को करवानी है, कहीं पे दाखिला किसी को करवाना है, बिना घूस लिए एक काम नहीं होता। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन के खिलाफ। आप अपने हवा महल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते नहीं है। सड़कों पर आखिरी बार बिना अपनी Z+ सुरक्षा के, बिना बैरिगेटिंग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब सड़कों पर निकले किसी को याद नहीं होगा। आखिरी बार कब वो किसी परिवार के आंसू पोंछने निकले किसी को याद नहीं होगा। महिलाओं के लिए बोलते हैं इन्होंने शराबबंदी कानून बनाया। आज आकर देखिए तस्वीरें, महिलाएं ही रो रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हर एक जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शपथ तो आपने भी ली थी। क्या शपथ ली थी? लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आपने शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। नमस्कार, होटल रॉयल हेरिटेज आया हुआ हूं और यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान आए हुए हैं। यहां पर किन मुद्दों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए जानते हैं और चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आज इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए। पिछले 3 दिनों से पारिवारिक कार्यक्रम के तहत हम लोग खगड़िया, बेगूसराय, दोनों जिलों में जहाँ जहाँ पे भी परिवार के सदस्य रहते हैं वहाँ पर मेरी माँ भी आई हुई हैं, तो उनके साथ परिवार के कई सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम था। हमारी बुआ, फूफा जी, वो लोग रहते हैं खरेता में, कल उनके यहाँ हम लोग गए थे। हमारे फुफेरे भाई यहीं बेगूसराय में रहते हैं, उनके यहाँ परसों कार्यक्रम था। हमारी फुफेरी बहन एक यहाँ रहती हैं, 1-2 खगड़िया में रहती हैं। तो अलग अलग जगह तमाम परिवार के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम था। आज हम लोग शहर बन्नी जाएंगे, हमारी बड़ी माँ वहाँ पर रहती हैं, उनसे आज मिलने का कार्यक्रम है। वहाँ पर दिन भर शहर बन्नी, पैतृक गाँव, घर हमारा, वहाँ पर आज हम लोग जाएंगे। हमारी बहन, हमारे भांजा, भांजी, जीजा जी, माँ, सब लोग साथ में हैं। तो पिछले 2-3 दिन से, आज को मिला के 3 दिन,
परिवार के तमाम सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम, मेरे पिताजी के निधन को लगभग 1.5 साल हुआ और 1.5 साल में परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखे। मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर ये 1.5 साल थोड़े से कठिन रहे। तो पिछले 1.5 साल मेरे लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर भी कठिन रहे। आप सबने देखा कि इन 1.5 सालों में किस तरीके से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ लोगों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को भी उन लोगों ने तोड़ने का काम किया। बट बहरहाल इन 1.5 साल में जहां मेरे लिए कठिनाइयां रही तो वहीं बिहार की जनता ने मुझे नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने का काम किया। जिस तरीके से उनका साथ, उनका समर्थन मेरी उस दुख की घड़ी में निरंतरता में मुझे बिहार की जनता का मुझे मिला, वही कारण है कि आज एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान पुनः मजबूती के साथ, और मुझे लगता है पहले से कई गुना ज्यादा मजबूती के साथ आज हम लोग खड़े हो पाए हैं। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में, ये यात्रा विभिन्न जिलों से बिहार के गुजरी और बिहार के हर जिले में जिस तरीके से अभूतपूर्व प्यार, समर्थन, जनसैलाब इस यात्रा को देखने को मिला, इसने न सिर्फ मेरे मनोबल को बढ़ाया बल्कि एक नई लड़ाई लड़ने के लिए मुझे ऊर्जा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 2022 को हम लोगों ने पटना में जेपी गोलंबर से लेकर राजभवन मार्च का जो हम लोगों ने आयोजन किया, उसमें एक बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में, और ये तस्वीरें आप सबके सामने हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से जेपी गोलंबर से लेकर हम लोग हड़ताली मोड़ तक हम लोग पहुंचे, एक तो ये अपने में ही ऐतिहासिक है कि हड़ताली मोड़ तक पहुंचना। मुझे जानकारी दी गई, शासन प्रशासन के द्वारा ही मुझे जानकारी दी गई कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई डाक बंगला चौक पार कर पाया हो। और उसका कारण भी रहा है क्योंकि अमूमन जितने भी इससे पहले इस तरीके के मार्च हुए हैं उसमें उग्र प्रदर्शन ज्यादा रहा है। लोग हिंसक होते हैं, प्रदर्शनकारी हिंसा का उपयोग करते हैं। पर मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक साथी का, कि जिस शालीनता का परिचय मेरे तमाम कार्यकर्ता साथियों ने दिया और एकदम खामोशी से, शांतिपूर्वक। और यही कारण रहा कि जहां जहां भी हम लोग को रोका गया, ना सिर्फ वहां पर हम लोग रुके बल्कि बातचीत करने के बाद ही, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम लोग को डाक बंगला चौक पे हम लोग को रोका गया, हम लोगों ने बातचीत की, थोड़ा हम लोग आगे बढ़े इनकम टैक्स गोलंबर से पहले, फिर हम लोग को रोका गया, फिर हम लोग आगे बढ़े इनकम टैक्स गोलंबर पर। जब हम लोग पहुंचे वहां पर जरूर एक साजिश हम लोग के खिलाफ रची गई और मैं इसमें पुलिस कर्मियों का ज्यादा दोष नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर से उन लोगों को जो निर्देश आए हैं, गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के, दुर्भाग्य की बात है वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी तरफ से जो आदेश उनको मिले, तो वहां पर अलग अलग घेराबंदी की गई। कुछ पुलिस वाले मुझे बातचीत में लगाकर मीठी मीठी बातें करते हुए आगे ले गए और उसके बाद वो तो भगवान की कृपा है कि मेरे दिमाग में ये बुद्धि आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा और तब तक मेरे तमाम साथियों को, जो कि हजारों की संख्या में थे, उनको बांधकर पुलिसकर्मी लाठी से उनको पीटने का उनको काम कर रहे थे। जिस बर्बरता से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, मेरा सवाल आज की तारीख में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे ये सवाल है कि भैया क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता क्या आतंकी थे? क्या चिराग पासवान आतंकी है? क्या हम लोग पाकिस्तान से भेजे हुए एजेंट्स हैं? भाई अगर इतनी ही सक्रियता और इतनी ही मुस्तैदी अगर आप बिहार में तब दिखाएं जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं, इतनी ही पुलिस की तैनाती अगर आप तब करें जब जहरीली शराब का निर्माण बिहार की पंचायतों में होने लगा है, इतनी ही सक्रियता अगर आप तब दिखाएं हमारे गृह मंत्री जी जब अपराधी आकर दिन दहाड़े हमारे बिहार के लोगों पर गोलियां बरसा के चले जाते हैं, उन्हें लूट कर चले जाते हैं। बाखड़गंज जैसी घटना जहां पर कंधे से कंधा टकराए बिना दिन में चलना मुश्किल है, ऐसे में दिन दहाड़े 14 करोड़ की लूट मचाकर लोग चले जाते हैं। आज की तारीख में बिहार में अपराधियों के मन में तो कम से कम कोई डर, भय, खौफ नहीं बचा है और उसके कारण है
क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को रोकने में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उनकी आवाज को दबाने में पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्र केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे और उनके ऊपर जिस बर्बरता से लाठियां चलाई गईं, भाई वो केंद्र सरकार से अपनी शिकायतों को लेकर गए थे, पर आपके पुलिस वालों ने क्या किया? उनको घसीट घसीट कर, उनको कमरे से निकाल निकाल कर उनको पीटने का उनको काम किया। एसटीईटी के छात्र एक लंबे समय से बार बार वो विज्ञापन मुख्यमंत्री जी आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिस विज्ञापन में प्रावधान कुछ और थे और आपने नियमावली भर्ती के दौरान आपने उसको बदलने का आपने काम किया, जिसमें यकीनन भ्रष्टाचार एक मापदंड आपने उसको बनाया। आज की तारीख में बिहार में मुझे बता दीजिए ना, कोई एक भर्ती बिना भ्रष्टाचार घूस दिए होती है? भर्ती ही नहीं, बिहार में कोई एक काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई सरकारी योजना का लाभ अगर किसी गरीब आदमी को चाहिए, कोई भर्ती अगर किसी को करवानी है, कहीं पे दाखिला किसी को करवाना है, बिना घूस लिए एक काम नहीं होता। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो बार बार ऐसी बातें बोलते हैं कि क्राइम के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। भाई ये टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है? अगर आप क्राइम को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं? कैसे जहरीली शराब बिहार में बिक ही नहीं रही है, बन रही है। और सिर्फ जिला के स्तर पर शराब नहीं बन रही है, आप बिहार की किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहां पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। भैया हम लोग तो गए हैं, हर एक जिला में हम लोग गए हैं, चंपारण हम लोग गए थे, गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे, वैशाली हम लोग गए थे, छपरा हम लोग गए थे, बक्सर गए थे, मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा हम लोग गए थे। एक जगह बता दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां पर ये गए हो या इन्होंने उसके खिलाफ आवाज दी हो। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जाने नहीं जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं बार बार आग्रह इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप पीड़ित परिवार से अगर आप मिलेंगे नहीं तो जिस समीक्षा की आप बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहरीली शराब के खिलाफ, वो समीक्षा नहीं हो पाएगी। वो पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे, हम लोग जाते हैं भैया, वो हम लोग को बताता है कि भैया देखिए सामने ये फैक्ट्री है, बंद पड़ी हुई है, यहीं पे ये लोग बैठता है, जहरीली शराब ये लोग बनाता है। बताते हैं कि कहां पे तस्कर है, कहां से आयात होता है दूसरे प्रदेशों से जहरीली अवैध शराब का। बताते हैं ये लोग कि भैया कहां पे बिक्री होती है, किस नंबर पर हम लोग फोन करते हैं तो होम डिलीवरी हो जाती है शराब की। तो जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलेंगे नहीं उन परिवारों से तो समझेंगे कैसे? बंद कमरे में रहकर समीक्षा होती है क्या? आप अपने हवा महल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते नहीं है। सड़कों पर आखिरी बार बिना अपनी Z+ सुरक्षा के, बिना बैरिगेटिंग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब सड़कों पर निकले किसी को याद नहीं होगा। आखिरी बार कब वो किसी परिवार के आंसू पोंछने निकले किसी को याद नहीं होगा। महिलाओं के लिए बोलते हैं इन्होंने शराबबंदी कानून बनाया, आज आकर देखिए तस्वीरें, महिलाएं ही रो रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हर एक जगह किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति खोया, भाई खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, सब महिलाएं बैठ के वहां पे आंसू बहा रही हैं मुख्यमंत्री जी। और आप जाना जरूरी नहीं समझते, बंद कमरे में आप सोचते हैं कि आप शपथ पढ़वा देंगे तो शराबबंदी कानून धरातल पर उतर जाएगा। शपथ तो आपने भी ली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शपथ तो आपने भी ली थी। क्या शपथ ली थी? लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आपने शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जो मुख्यमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर झूठी शपथ खा सकते हैं, अगर वो अपनी शपथ को भूल सकते हैं तो बताइए ना कि बंद कमरे में जो अधिकारियों को आपने शपथ दिलाई वो शपथ धरातल पर उतरेगी? शर्म आनी चाहिए बिहार में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटा जा रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मुजफ्फरपुर की घटना के बाद ऐसी शर्मनाक, घिनौनी, निंदनीय घटना का पुनरावृत्ति कभी होगी दोबारा। पर पटना में इनकी नाक के नीचे वहां पर पुनः बालिका सुधार गृह जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। छोटी छोटी बच्चियां कैमरे पर आकर बताती हैं कि किस तरीके से हम लोग को देह व्यापार में हम लोग को घसीटा जा रहा है। और दुख की बात यह कि जिस इंचार्ज का नाम बच्चियां ले रही हैं, महज 24 घंटे के भीतर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भैया अगर ये संरक्षण नहीं मिल रहा है सरकार का तो और क्या है? भाई आप सब पत्रकार साथी जानकार लोग हैं, आप लोग मुझे बताइए ना
कि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसी आपराधिक घटनाएं घट कैसे सकती हैं। बालिका सुधार गृह, शासन प्रशासन के लोगों को लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? शासन प्रशासन की जानकारी के बिना छोटी छोटी पंचायतों में अवैध जहरीली शराब का निर्माण हो सकता है। शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई हैं, और खास तौर पर दलित वर्ग से जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी ना चुनाव से पहले कि अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर पे अगर हत्या होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उनके रहते हुए प्रदेश में हत्या हो। उनका यह वक्तव्य बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा, और जो कि देखने को मिला भी, बिहार में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है हत्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं। यही बेगूसराय की घटना है। सुमन करके जो लड़का था, उसको किस तरीके से, गणेश पासवान जी का बेटा, किस तरीके से उसको मार दिया गया। क्या हुआ उसके बाद? किसी की गिरफ्तारी हुई? भाई सरकारी नौकरी का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है। एक हत्या पे मुझे बता देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसपे कार्रवाई हुई हो। कन्विक्शन रेट महज 7% है बिहार में। इसीलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बेइज्जती होती है, बिहार को शर्मसार होना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? बताइए ना। नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि भैया बिहार फिसड्डी है। हर पैमाने पर आखिरी पायदान पर बिहार होता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पहले पायदान पे कब जाता है जब अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है। कारण है उसका भैया, बिहार में इलाज करा लेते तो इनको भी अपनी आंख गंवानी पड़ती, जैसे उन दर्जनों लोगों ने मुजफ्फरपुर में अपनी आंख गंवाई है। इनको पता था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम कराएंगे तो हमारी आंख निकाल ली जाएगी। आम बिहारियों की निकाली गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जाकर मिलना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो एक के बाद एक जिस तरीके से ये आपराधिक घटनाएं घटती हैं बिहार में, असामाजिक घटनाएं, हिंसा, लूटमार, डकैती, तो भूल जाइए। ये तो ऐसा लगता है कि भैया रोज की बात है। अब तो सुन के भी कानों को भी अब आदत सी पड़ने लग गई है लोगों को। अच्छा ठीक है, लूट हुई कोई बात नहीं, हत्या हो गई कोई बात नहीं, ये तो हो ही रहा है, जहरीली शराब से मर गया कोई बात नहीं। इन्होंने इन आपराधिक घटनाओं को इतना आम बना दिया है, और उसके बाद जब इसके खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतरता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर इसके आक्रोश में, इससे पहले भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे। मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही वो निकले थे, इनकी कुनीतियों के खिलाफ ही वो निकले थे, और परिणाम स्वरूप मेरे नेता को भी निरंतरता में प्रताड़ित किया गया। उनकी पार्टी को कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके रहते हुए तोड़ने का काम किया। उनके जाने के बाद तो तोड़ा ही, वो अलग बात है। पर मैं बात कर रहा हूं सन 2005 से, जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए थे, तब हम लोग की पार्टी को तोड़ा। हमारे एमएलसी थे, उनको तोड़कर अपने प्रदेश में घुमाए फिर रहे हैं, आज भी उनको अपना चेहरा बना के दिखाते हैं। हम लोग के राज्यसभा के सांसद, तो हमारे नेता को भी तोड़ने का इन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा। तोड़िए मुख्यमंत्री जी, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। आपने चिराग पासवान को भी तोड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर आपने लगा लिया। इसको इसके परिवार से अलग करो, इसको इसकी पार्टी से अलग करो, इसको इसके पार्टी का सिंबल इससे छीन लो। उन्होंने कोई कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी चिराग पासवान को भी खत्म करने की। पर बार बार मेरे नेता, मेरे पिता इस बात को कहते थे कि जिसके साथ जनता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वही जनता का आक्रोश था जो 15 फरवरी को देखने को मिला। इससे पूर्व में भी जितनी बार जनता सड़क पर उतरी, आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हो, एसटीईटी के छात्र हो, अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, ममता दीदी, आशा कर्मी, भाई अपनी जायज मांगों को लेकर ये लोग सड़क पर उतरते हैं, और इनके ऊपर बार बार लाठियां बरसाई जाती हैं। हद कर दी भाई, हम लोग के नेताओं के ऊपर आपने एफआईआर आपने दर्ज करा दी। भाई शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था, शांतिपूर्वक मार्च नहीं चल रहा होता तो क्यों आपने हम लोग को आने दिया डाक बंगला, ये हड़ताली मोड़ तक? हम लोग आए, कहीं ना कहीं हम लोग शांतिपूर्वक चल रहे थे ना, आपके पास कोई कारण ही नहीं था हम लोग को रोकने का। और वहां पर भी म्यूजियम के सामने बिना किसी कारण के भाई हम लोग चल रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हम आगे चल रहे हैं,
हमारे तमाम नेता साथ में, और हम देख रहे हैं कि सामने से भैया हवाई फायरिंग की जा रही है। क्यों की जा रही है? आराम से चल रहे हैं हम लोग। एक कोई हुड़दंग बता दीजिए, जो बाकी के जो कुछ दल हैं जो करते हैं, जब भाई अपनी अपनी मार्च निकालते हैं, आम बिहारियों को परेशान करते हैं, फल वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला को पकड़ के पीटने लगते हैं। एक तस्वीर हमको दिखा दीजिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने की गई, तो उसके बाद क्यों आपने इस तरीके से रोका? और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की, भाई ये कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ये किसके नेतृत्व में मार्च चल रहा था? चिराग पासवान के ना, चिराग पासवान की अगुवाई में ये मार्च चल रहा था। तो मेरे नेताओं पर आपने एफआईआर आपने दर्ज कराई और चिराग पासवान पर नहीं की। क्यों? डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज कराने से? डरते हैं आप कि चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज हो गई तो पूरा बिहार जलने लग जाएगा? क्योंकि आशीर्वाद यात्रा तो इन्होंने भी देखी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिस तरीके से बिहार के हर जिले में समर्थन मिला। किस बात से डर रहे हैं? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बढ़ती लोकप्रियता से डर रहे हैं, या डर रहे हैं कि भैया चिराग पासवान को अगर कर लिया, 4 घंटे की गिरफ्तारी में चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं ने इतना जोश दिखा दिया, अगर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी तो कल कोई नेता बन जाएगा? इस बात से डर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर आपको बोलता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो सबसे पहले चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज करके दिखाइए। चिराग पासवान सबसे आगे था उस मार्च में, हर झड़प में सबसे पहले पुलिस के साथ मैं खड़ा था भिड़ने के लिए। तो चलाइए, चिराग पासवान के ऊपर कराइए एफआईआर दर्ज। और चिराग पासवान पे नहीं कराएंगे, हमारे नेताओं पे कराएंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, खरोच आई मेरे नेताओं का, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। एक एक खरोच का गिन गिन कर हिसाब बिहार की जनता आपसे लेगी। जितनी लाठियां आपने चलाई हैं भाई, वो तस्वीरें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने डाली हैं, उन तस्वीरों को आप देखिएगा कैसे पीटा गया आतंकियों की तरह। किसी का सर, मतलब महिलाओं का सर फोड़ा गया, वो तो विजुअल्स, वो तो वीडियो भी है आप लोग के पोर्टल्स पे। महिलाओं का सर फोड़ा गया, कंधा, हाथ, पैर, कहां कहां लाठियां नहीं आपने चलाई हैं। पर सबसे बड़ी चोट, लाठी से भी बड़ी चोट मुख्यमंत्री जी याद रखिएगा, वोट की होती है। बिहार की जनता एक बार आपको ये वोट की चोट दे चुकी है। जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया था भैया। कुछ हो, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश नहीं था। अगर होता तो आज तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं होती और आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारे होते। तो ये जन समर्थन किसी के लिए भी था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ था। तो एक बार तो जनता आपको अपनी चोट दे चुकी है वोट की। इन लाठियों का हिसाब भी गिन गिन कर अगले मध्यवर्ती जो चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये जनता वोट की चोट देने के लिए आपको तैयार बैठी है। आप लोग के प्रशासन के लोग हाथ में पत्थर लेकर बैठे हुए थे ना। हम लोग के लोग, बिहार की जनता बहुत जागरूक हो गई है, हाथ में पत्थर नहीं उठा रही है, वो सीधा अपना बटन दबाने का इंतजार कर रही है। और अगले चुनाव में आप देखिएगा, आज तीसरे नंबर की पार्टी है, वो दिन दूर नहीं जब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 15 साल अगर बिहार बर्बाद हुआ है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के लोगों को हम यहां पे आने नहीं देंगे, बिहारी भाइयों को। भैया उनसे तो हम क्या शिकायत करें, वो तो अभी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिहारी दूसरे प्रदेश में जाते क्यों है, पहले ये तो जिम्मेदारी तय हो। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य दिया होता, तो क्यों कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाता? दूसरे प्रदेश हमारे बिहार के लोग जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दिल्ली में देखिए, एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं महिलाएं, बुजुर्ग। कोटा में जाते हैं, वहां पर कोटा की व्यवस्था देख लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, व्यवस्था राजस्थानी। भैया ये व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं दी जाती है? पटना को आप बनाते एजुकेशनल हब, बेगूसराय को आप बनाते एजुकेशनल हब, मुजफ्फरपुर को बनाइए इकोनॉमिक हब बनाइए, आईटी सेक्टर्स लाइए, आईटी जॉब लाइए। जो मुख्यमंत्री बोलता है कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। भूगोल को दोष मत दीजिए, अपनी नीयत को दोष दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप में नीयत नहीं है। दूसरे प्रदेश आए दिन निवेशकों का सबमिट करते हैं, इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, उनको बुलाते हैं निवेशकों को कि आप आइए हमारे राज्य में, आप निवेश कीजिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है हमारे प्रदेश में।
निवेशक निवेश नहीं कर पाता हमारे प्रदेश में आकर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात करते हैं कि हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं। कुछ लोगों को तो विकास दिखता ही नहीं है। दिखाएं तो कहां पे विकास किए हैं। आज दूसरे प्रदेश के लोग आपके बिहारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप इधर खामोश बैठे हैं, बोलते हैं कि हम बिहारियों को आने नहीं देंगे। ये वही बिहारी है जो दूसरे प्रदेश में जाता है तो 50, 100, 500 आदमी को रोजगार देता है उद्यमी बनकर, और अपने प्रदेश में दर दर की ठोकरें खाता है। आप ही ने बोला था ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, क्या कहा था आपने कि भैया मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए लोग हैं उन सबको मैं वापस अपने प्रदेश लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री 16 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, वो आम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी के खिलाफ हम लोग निरंतरता में सड़क पर हम लोग उतरे हैं और उतरते रहेंगे। यह सिर्फ एक आगाज है। 15 तारीख एक आगाज था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और मुझे खुशी होती है भाई जब जब इनके नेता मेरे ऐसे किसी प्रदर्शन को देखकर जब जब मेरी तारीफ करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना कि अरे चिराग पासवान की वजह से हम लोग हार गए, भाजपा ने हमको धोखा दे दिया, मिलकर चिराग पासवान का साथ दे दिया, ये दे दिया। भाई जितनी बार वो कहराते हैं कि चिराग पासवान की वजह से हम लोग हारे, उतनी बार वो मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि भैया चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी मजबूत है कि 15 साल के मुख्यमंत्री की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, और अभी तो तीसरे नंबर की बनाया है। अगली बार देखिएगा आखिरी पायदान पर नोटा आपसे ऊपर होगा, ये इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। बट बहरहाल जितनी बार यह आगाज है और आने वाले समय में निरंतरता में इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री को हम लोग कुर्सी से हटा नहीं देते। और मैं इस बात को दोहरा दूं, जब मैं उनको हटाने की बात करता हूं, मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। मैं उनकी हर एक नीति का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने हर उस विजन को डाला है जिससे बिहार का विकास हो सकता है। नली गली से आप बिहार का विकास करेंगे? हाँ, आप हर घर नल जल का भी आप लोग जान लीजिए भैया भ्रष्टाचार कितना है, सब जानते हैं। वहां पे कहीं टंकियां फटी हुई हैं, कहीं पाइप फटा हुआ है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। आपने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और इसके लिए जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। भाई बिहार के दीवाने हैं हम लोग, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता। बिहार पर मर मिटने को तैयार हैं हम लोग, और मुख्यमंत्री जी इस बात को याद रखें, जो होगा हम लोग करेंगे, पर बिहार को आपके चंगुल से, जो बदहाली की कगार पर आप बिहार को लाए हैं, जब तक आपके चंगुल से हम लोग बिहार को मुक्त नहीं करा लेंगे, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता मुझे संकल्प देकर गए थे, उसकी तर्ज पर जब तक हम लोग सरकार नहीं बना लेंगे, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चैन की सांस नहीं लेने वाली है। अब अगर आप लोग के कोई सवाल हो, क्या बिहार के विकास में क्या भाजपा जिम्मेदार नहीं है? भाई भाजपा जिम्मेदार तब होती अगर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शैली को नहीं जानता। हम सब परिचित हैं भैया, हम सब बिहारी हैं, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है। उनकी कोटरी के 4-5 लोग हैं जो मिलकर नीति बनाते हैं। नीति निर्धारक अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और इसका उदाहरण कई बार हम लोग को देखने को मिला। भाजपा तो भूल जाइए, फिर भी दूर की कौड़ी है। उनकी पार्टी के खुद के लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं जाता नीति बनाने में, हम लोगों से मशवरा ही नहीं लिया जाता। और मैं जानता हूं भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर भी, वो किसी से पूछने, मानने, सुनने वाले नहीं है, किसी का सुझाव लेने वाले नहीं है। और ये तो कारण है ही क्योंकि मुख्यमंत्री का एक डिक्टेटरशिप वाला, एक तानाशाही वाला काम करने का उनका एक रवैया रहा है। ये तो कारण है ही कि भाई भाजपा बेचारों को भी क्या दोष देना जिनसे पूछा ही नहीं जाता। साथ में जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है। आप 20 लोगों को गुनाहगार ठहराएंगे उसका मतलब नहीं है, जबकि मुखिया एक होता है। भाई परिवार में भी जो परिवार का मुखिया होता है वही परिवार के निर्णय लेता है ना, सही गलत उस परिवार में जो होता है उस परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही प्रदेश का, सरकार का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है, जवाबदेही भी इन्हीं की बनती है। चिराग जी, आपने कहा कि तानाशाही रवैया है, किसी को पूछते नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भाजपा को ऐसे ही दम घुट करके पीछे पीछे जो है दौड़ना चाहिए नीतीश के साथ या फिर उसके खिलाफ।
दौड़ना तो नहीं चाहिए, पर अब आदत हो जाए किसी को 15 साल तो आदत छूटने में भी समय लगता है। प्रधानमंत्री के आप कहते हैं हम हनुमान है, सीट भाजपा छोड़ती है आपके विरोधी गुट के लिए, क्या करें? देखिए, इस बात को लेकर, हनुमान को लेकर कई बार मुझ पर तंज कसा गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं एक बार पुनः, हनुमान किस परिप्रेक्ष्य में ये टर्म कैसे आया था उसको मैं स्पष्ट कर दूं। 2020 के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मेरे पिता का बीच चुनाव में निधन हुआ था 8 अक्टूबर को 2020 में। वो एक ऐसा दौर था जो व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि इससे पहले लगभग 4 महीने वो अस्पताल में थे, और उसके बाद अस्पताल में रहकर अगर किसी एक व्यक्ति ने, एक नेता ने दिन रात मेरा साथ दिया तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। वो ना सिर्फ दिन में 2-2 बार मुझे फोन करते थे, बल्कि मुझे फोन कर कर सुझाव भी देते थे कि मैंने इस डॉक्टर से बात की है, वो ये कह रहा है, मैंने उस डॉक्टर से बात की है, वो ये कह रहा है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह, इन दोनों व्यक्ति का मैं जिक्र करूंगा, जिस मजबूती से मेरे उस दुख की घड़ी में ये लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत बड़ा नाशुक्रा होऊंगा, एहसान फरामोश होऊंगा अगर मैं उनके उस वक्त के किए गए, मुझे दिए गए साथ को अगर मैं भूल जाऊं। मेरे नेता ने मुझे हमेशा मेरे संस्कारों में सिखाया है कि कोई सुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हो नहीं खड़ा हो, पर जो व्यक्ति तुम्हारे साथ दुख की घड़ी में खड़ा है उसका हमेशा एहसानमंद रहना। तो जो व्यक्ति 2 दिन पहले तक मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े रहे, और 8 तारीख को पिता का निधन होता है, और उसके बाद जब मैं प्रचार में 9 तारीख से, खैर मैं 21 तारीख से सक्रिय रूप से, क्योंकि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो मैं 21 तारीख तक मैं प्रचार नहीं कर पा रहा था, बट डिजिटल कैंपेन के माध्यम से मैं कैसे बोल देता कि भैया मुख्य कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे खराब व्यक्ति हैं, सबसे बुरे हैं, ये हैं। भाई, जो व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे पिता के निधन के बाद उनको उन्होंने मिलिट्री ऑनर्स देने का काम किया, जो जयप्रकाश जी के बाद, जेपी के बाद मेरे नेता ही दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको इतना बड़ा मिलिट्री सम्मान उनको दिया गया हो उनकी अंत्येष्टि पर। तो मैं एक रात में मैं कैसे भूल जाऊं ये सारी बातें। और उस वक्त भी मैंने कोई हनुमान का जिक्र मैंने नहीं किया था। ये आया था कि भैया आप तस्वीर नहीं लगाएंगे उनकी होर्डिंग पे, बैनर पे, पोस्टर पे, प्रचार में उनका नाम। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, और राजनीति में समझने की जरूरत है। हम लोग कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे मुख्यमंत्री से भी अच्छा है। वो कभी कभी मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं, वो अलग बात है कि अरे इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, पढ़ता है, ये सब बोलते रहते हैं, अलग बात है। पर मेरे उनसे भी, आज भी मेरे मुख्यमंत्री मेरे सामने होंगे तो सबसे पहले मैं जाकर उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद दूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया। बट व्यक्तिगत संबंध एक तरफ है। तो जब आप हनुमान का जब आप जिक्र करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत धारणा, एक व्यक्तिगत भाव से उस बात को कहा गया था। बट राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो राजनीतिक लड़ाई भाई आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री से है, मेरे प्रदेश की सरकार से है, और वो तब तक रहेगी जब तक मैं सरकार को हटा ना दूं। इस लड़ाई को लड़ने में कहीं ना कहीं एक चूक होते जा रही है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि समाज, कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। चिराग पासवान ने जब भी जिक्र किया है तो मैंने 12 करोड़ बिहारियों का मैंने जिक्र किया है। जब भी मैंने जिक्र किया है तो अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई का मैंने जिक्र किया। आप मेरे कहीं के भी भाषण उठा के देख लें, और मैं इस बात को मानता हूं कि जात पात धर्म मजहब, मेरी तो भाई टैगलाइन है जात ना पात करे सबकी बात। बहरहाल जात पात धर्म मजहब से उठकर मैंने हमेशा बिहारियों को एकजुट होने का मैंने आह्वान किया, और मैंने हमेशा इस बात को माना कि अगर हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है तो वो एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और यही शिकायत मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी है कि भैया मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलें। मुख्यमंत्री प्रदेश को बांटने का काम नहीं कर सकता, पर जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया, आज की तारीख में समाज में कहीं अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करने का काम किया जाता है, कहीं हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने का काम किया जाता है। खुशी, संतोष मुझे इस बात का है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक नेता रामविलास पासवान जी का अनुयायी है।
और हम लोग के संस्कारों में ये सिखाया गया है। आप मुझे कोई एक जगह बता दें जहां पे मैंने जाति की बात की हो या धर्म की बात की हो या अगड़ा पिछड़ा की बात की हो। मेरे लिए हर वो बिहारी एक समान है जिसके पास आजादी के 70 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों का अभाव है। सवाल को आप टाल गए, पशुपति चाचा से क्या दिक्कत है, उनसे क्यों नहीं मिलेंगे? आप तो परिवार के हर सदस्य मिल रहे हैं भाई, हर कोने में जाके मिल रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। भाई जिन्होंने ये निर्णय लिया है, मैं तो उस वक्त भी उनके दरवाजे पे जाकर खड़ा रहा था 1 घंटा। हमारे अध्यक्ष जी साथ में थे, मैं खुद गाड़ी चलाकर गया था, हाथ में मेरे कैंडुला लगा हुआ था। टाइफाइड से मैं अभी जूझ ही रहा था, टाइफाइड की बीमारी थी। 1 घंटा मैं उनके दरवाजे पर मैं खड़ा रहा था। अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रयास करूं? आप परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, लगता है कि चाचा पशुपति वाला से भी मिलेंगे। अरे भैया प्रभु, शराबबंदी की जिक्र किया, तो शराबबंदी पर सर आपका क्या स्टेट है सर? जहरीला शराब से मुक्त हो बिहार या शराब से मुक्त हो बिहार? भाई देखिए, बिहार में शिक्षा का अभाव है। लिटरेसी रेट हमारे प्रदेश में बहुत कम है। लिटरेसी रेट कम होने से होता क्या है कि आप हानिकारक पदार्थों के उपयोग से होने वाले नुकसानों का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता, उसको समझ ही नहीं होती। पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता इतना, तो इंसान उसका आदी होने लगता है। और यही कारण है कि बिहार में शराब की लत कईयों को है। और मुझे दुख इस बात का है और चिंता इस बात की है, हाँ चिंता इस बात की है कि अब धीरे धीरे ड्रग्स भी बिहार में बढ़ता जा रहा है। अब ये लत लगी कैसे? हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि लत भी उन्होंने ही लगाई। भाई पंचायत तक शराब की दुकानें खुलवाने का काम किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही ठेका बांटा था ना अपने कार्यकाल में। और यकायक एक रात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको लगता है कि नहीं, जो दुकानें हमने खिलवाई भाई इसको बंद करो और अब शराबबंदी लागू करो। ऐसा नहीं होता है ना भाई। उन लोगों का क्या जो उसके आदी हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाए? जिनको लत लगी हुई है उनको कैसे उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसके लिए कोई कदम उठाए? तो बहरहाल जो आपका सवाल था, मैं इसका पक्षधर हूं कि भैया बिहार में शराबबंदी कानून रहना चाहिए, पर इस तरीके से नहीं कि आप एक पैरेलल इकोनॉमी, जो राजस्व पहले औपचारिक तौर पर आ रहा था, आपने एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। भाई पहले से ज्यादा शराब की बिक्री आज की तारीख में हो रही है, और वो पैसा किस पार्टी या किस नेता की जेब में जा रहा है ये भी जांच का विषय है। किसानों के लिए सर यूरिया की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं सर। और हम लोगों ने कल जो बिहार बचाओ मार्च निकाला, उसमें 11 बिंदुओं को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास हम लोग गए थे, और हम लोगों ने खाद के इस विषय को भी मजबूती से हम लोगों ने वहां पर रखा है। आज की तारीख में भैया डबल इंजन की सरकार है आपकी। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 जो कि चल रहा है, किसानों की आय को दुगना किया जाए। तो जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, वहीं हमारे प्रदेश में खाद को लेकर जिस तरीके से काला बाजारी चल रही है, ये अपने में और कृषि प्रधान प्रदेश है भैया मेरा। अगर यहाँ के अन्नदाता, अगर यहाँ के किसान ही अगर ऐसी बदहाली का जीवन जी रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि नीति निर्धारक किस तरीके की नीतियां बना रहे हैं।